गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज ये आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं दोस्तों। अब की बार ग्रुप डी को आग लगा देना है दोस्तों। चलिए सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा गया था? प्लांक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1.008 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रात के समय में तारों को टिमटिमाने के कारण क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रात के समय में तारों के टिमटिमाने के कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध बताइए। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की वक्रता, फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध बताइए। त्रिज्या त्रिज्या जो होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिज्या 2f के बराबर होते हैं, यानी 2f के बराबर कौन हो जाता है? त्रिज्या। चलिए यानी फोकस से दुगना कौन होता है? त्रिज्या। यही कहना चाह रहा था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाशित तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रकाशित तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रकाशित तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पास कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाशित तनु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करती है। उत्तल, आप बताइए इसका उत्तर बताएंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस लंबाई बोलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनमें से किस उपकरण का केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस उपकरण का केवल उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गली में जो लाइट लगा रहता है उसमें पीली लाइट किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन सा होता है? आप सभी उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किसका हो जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दर्पण का सूत्र, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f हो जाता है। लेंस के पूछेगा तो यानी माइनस में हो जाएगा। 1/u माइनस 1/v बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेंस के लिए, दर्पण के लिए यही वाला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह बल जो विद्युत को चलाता हुआ क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। वह बल जो विद्युत को चलाता हुआ क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है? तो समान रहता है। समान रहता है, समान रहता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। उसका उत्तर क्या आ जाएगा? धातु का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। धातु के ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। धातु के ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी धातु के तार को विद्युत प्रवाह होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की, बताइए, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, अनंत होती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होता है? जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? रेशम क्या आ जाएगा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। रेशम क्या हो जाएगा? कांच के टुकड़े को से रेशम के घर्षण कराने पर क्या होगा? तो रेशम जो है ऋण आवेश होगा। रेशम क्या आ जाएगा? ऋण आवेश होगा। कांच का टुकड़ा क्या होगा? धन आवेश होगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
विद्युत एक कौन सी राशि है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत कौन सी राशि? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। विद्युत अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत अदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। विद्युत चुम्बक एक है, क्या है? आप सभी बताएं। विद्युत चुम्बक है एक, क्या है? विद्युत चुम्बक एक क्या है? अस्थायी चुम्बक है, अस्थायी चुम्बक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। नाविक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? नाविक में कौन सा उपस्थित नहीं होता? ध्यान से मारिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप सभी इसका उत्तर बताएं। नाविक में उपस्थित नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, है ना। के एल एम एन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है? 2n² हो जाएगा। पूछा किसमें? एन कोष में। तो एन केस में हो जाएगा क्या? तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चक 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर क्या था? कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया था? जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जे थॉमसन ने किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होता है? संयोजकता नहीं दोस्तों, संयोजन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो संयोजन इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, क्योंकि इसको परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। हम इसको लिखेंगे तो 2, 6 में लिखेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस तत्व को 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी इसका परमाणु संख्या 13 होता है। तो हम इसको तोड़ेंगे, कभी 2 इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में तोड़ते हैं तो हम क्या तोड़ेंगे? 2, 8, फिर 2, 8, 8 के सीरीज में टूटता है, तो यानी 8, 2, 10 हो गया, तो कितना बचा? 3। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3, यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप सभी अगला सवाल के उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? पढ़ लो यार, 10 दिन बचा है, एग्जाम के डेट भी दे दिया है। इक्का सिलिकॉन जाना जाता है? आप सभी उत्तर बताइए। इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इक्का सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक्का सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को कहा जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। NaCl एक लवण है जो बनाता है, किससे मिश्रण से बनता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। NaCl एक लवण है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो किसके मिश्रण से बनेगा? तिर्व अम्ल और तिर्व क्षार मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा नमक बन जाएगा, नमक बन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। नींबू के रस के पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल था दोस्तों। चलिए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। क्षारीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक जो होता है 7 से अधिक जो होगा क्षारीय विलयन। 7 से अधिक कौन होगा? क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और जो 7 से कम क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन। 7 से कम क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन। 7 क्या है? उदासीन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो सिरका कर देता है ना। नीला जो लिटमस होगा, यानी अम्ल डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा लाल बन जाएगा। इसका ट्रिक कौन हो जाएगा? ABR, यानी एसिड। नीला पर क्या डालेंगे? एसिड, तो बन जाएगा क्या? रेड बन जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जब मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया था कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह में तत्वों का एक बाहरी कोष पूर्ण है? बाहरी कोष पूर्ण है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। कौन सा
होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वां का पूर्ण है, 18वां के पूर्ण है, जिसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एकमात्र अधातु कौन सा है? जो एकमात्र अधातु कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हेलिना की रब से फरियाद यानी ऊपर में होता है, यही तो एकमात्र अधातु तत्व है पहला ग्रुप में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सबसे अधिकतम तन धातु कौन सा होता है? तो गोल्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोल्ड। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है, आप सभी इसका उत्तर बताएं। निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन नहीं है, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन इस सभी निष्क्रिय गैस है, लेकिन क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग ए तत्वों को क्या कहा जाता है? जिसे हेलिना करे रब से फरियाद, इसको क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। वर्ग 2 कहेगा तो क्षारीय मृदा धातु कहलाएगा। वर्ग क्या कहलाएगा? मृदा का। तो 17वां का हैलोजन कहा जाता है ना। 17वां का हैलोजन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कौन सा धातु ठंडे जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम जो है तीव्र के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम जो है तीव्र से अभिक्रिया। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी CaO होगा। CaO होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। आप सभी उसका उत्तर बताएंगे मेरे भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आंसर होता है? निम्नलिखित में जल से हल्का होता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जल से हल्का होता है तो सोडियम एगो धातु है जो जल से हल्का होती है। सोडियम जो है जल से हल्का होता है, जो कि जल में डालने पर अधिक रिएक्शन करता है। लाल स्याही बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इयोसिन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इयोसिन से बनाया जाता है, लाल स्याही बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर। टीकाकरण के जनक कौन कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? आप सभी इसके उत्तर। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुवेन हॉक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। जीवन है या जीव जी की मूलभूत इकाई क्या है? मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? कौन सा भाग को जैव कोशिका में पावर हाउस कहा जाता है? कौन सी कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन या संपूर्ण पाचन पूछेगा तो छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में हो जाती है, छोटी आंत में हो जाती है। आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।